Yes, sir. Started. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Good evening to all of you, sir. Again. Okay. अच्छा, तो बेसिकली देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग बात कर रहे थे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक्सटेंशन पार्ट है सर ये सब। इसमें हम लोग कैश मैनेजमेंट में बात किए, पेबल्स मैनेजमेंट में बात किए। पेबल मैनेजमेंट माने ट्रेड पेबल, या इसको हम लोग क्रेडिटर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट इस कुछ इस तरह का है। ये सब एक्सटेंशन पार्ट जो है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, और इसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि फाइनेंस में बिजनेस क्या करता है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को चलाने का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर कैश मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि आपके पास पैसा कम होने से आप क्या करोगे, ज्यादा होने से क्या करोगे, और रेगुलर एक्टिविटी से कैसे कैश को मैनेज करोगे। ठीक है, ये हम लोग कैश मैनेजमेंट एंड कैश बजट के अंदर देखा है ना। जो लोगों ने किया उनको पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया वो बाद में करेगा या बैकअप करेगा फिलहाल के लिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग लास्ट क्लास एक टॉपिक पढ़े थे क्रेडिटर्स मैनेजमेंट में, हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स। याद है सर? हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स का क्या मतलब है कि ये ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट क्लास में आ चुके हैं सर ये सब टॉपिक का। इसके बाद एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, बट फिर भी सुनो, जिन लोगों ने लास्ट क्लास वगैरह नहीं किया है, सुनो सर, समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि माथा के ऊपर से जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, बिजनेस का चीजें हैं, सुनते सुनते आदत होना चाहिए, तो आदत हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट क्या है कि ये जो हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट माने बेसिकली हर बिजनेसमैन, हम लोग वर्किंग कैपिटल में समझते हैं कि अगर हमें बिजनेस में ऑलवेज पैसा का जो जरूरत है उसको रेगुलरली ठीक ठाक करके मैनेज करना है या यूज करना है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। पेमेंट करो देरी करके, और कलेक्ट कर लो जल्दी जल्दी। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ना। पेमेंट किसी को करना है, धीरे धीरे करो, मैंने ड्यू डेट से पहले तो मत किया करो। कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ लोग डिसिप्लिन होते हैं कि पेमेंट, क्रेडिटर का पेमेंट बाकी है, जल्दी कर देते हैं, है ना, अपना लाइबिलिटी छूट गया। बैड मैनेजमेंट, वेरी बैड मैनेजमेंट नहीं होता है सर। क्या होता है ना, कुछ लोगों का मानना है कि हर चीज हम जिंदगी में टाइम पे पहले किए हैं, पेमेंट भी टाइम के पहले करें। होता है ना, कुछ लोग होते हैं एकदम एंड डेट के पहले काम ही नहीं करता। नॉर्मली आमतौर पे एवरेज लाइफ में देखा जाता है कि जो लोग एंड डेट पे काम करते हैं, हम उन्हें इनएफिशिएंट मानते हैं, और जो हर चीज फास्ट फास्ट या फिर टाइम से काफी पहले कर लेते हैं, हम उसे एफिशिएंट मानते हैं, है ना। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट इट्स ऑलवेज नॉट ट्रूथ। सर ये कैसे आप बोल सकते हो सर? एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मानो, बहुत एग्जाम्पल है मेरे साथ पास, थोड़ा बहुत अगर फंकी स्टाइल में बात करें तो बॉलीवुड वाला बात कर सकते हैं। हाँ, अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान, दो ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू के दो बंदे हैं, दोनों का लाइफस्टाइल, एक का एटीट्यूड लेड बैक टाइप का, लाइक शाहरुख खान इतना सुपर फास्ट नहीं है सर, है ना, अपने ही एक अंदाज में चलते हैं, है ना, धीर स्थिर है बहुत। ऐसा नहीं कि बोल सकते कि बहुत फास्ट फास्ट कुछ कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट अपना चूज करते हैं, धीरे धीरे मूवी करते हैं, और फिर सही टाइम पे वो मूवी लॉन्च करते हैं। अक्षय कुमार फटाफट फटाफट फटाफट, उसके पास टाइम नहीं है, सब फटाफट फटाफट, ठीक है। और हम लोग देख ही रहे हैं, ऐसे दोनों ही सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी वी नो दैट एक साल में 4 मूवी लाते हैं, कभी कभी 5 भी। और शाहरुख का तो साल में एक, या 2 साल में, 3 साल में एक मूवी आता है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं अप्रोच पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जल्दी करना खराब है, अच्छा करना। ऑब्वियसली अगर आप मुझे बोलोगे कि सर कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अक्षय कुमार ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है सर, मैन टू मैन, सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। सबका अपना एक एटीट्यूड होता है। लेकिन ये थोड़ा फंकी स्टाइल का बात हो गया। दिस इज नॉट दी मेन टॉपिक। मेन टॉपिक ऐसा है कि बिजनेसमैन एंड डेट पे काम करेगा, ये क्यों आप बोल रहे हैं सर? एक्चुअली हमें ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये चीज सिखाते हैं कि अगर किसी का पेमेंट देरी करके दे, देरी करके माने ड्यू डेट पे ही देना है, लेकिन टाइम से पहले नहीं देंगे। इन द मीन टाइम, जो मानो 8 दिन 10 दिन या 1 महीना, जो भी टाइम मेरे को बचेगा, वो टाइम पे मैं उस पैसे को मार्केट के सर्कुलेट करूंगा, मेरा थोड़ा सा बिजनेस पर रोल आउट करूंगा, या फिर उस पैसे को बैंक में रख के मैं कुछ इंटरेस्ट मैंने अर्न कर लूंगा।
इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट टेक्निक है। जैसे क्रिकेट के एंगल से एक बात कर सकते हैं, शायद आप लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते होंगे, आजकल आईपीएल के कारण हर कोई मोटा मोटी क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। हम तो आईपीएल देखते ही नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। सीरियसली आई डोंट लाइक आईपीएल। क्रिकेट का मजा नहीं है, मैं टेस्ट क्रिकेट देखता हूँ ज्यादा। जो बोर है, जो जिस जिस चीज में आप लोग आग गड़ा के बैठ ही नहीं सकते, उस पर मैं आग गड़ाऊंगा। ये अभी इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट था, मैं बीच बीच में बस स्कोर देखता रहता हूँ सारा दिन में, सीढ़ी में उठते उठते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आईपीएल में मैं भूल ही जाता हूँ किस दिन किसका मैच है। ठीक है, चलो ठीक है, जो एंटरटेनमेंट के फैन है वो आईपीएल देखेगा, जो क्रिकेट का फैन है वो ऐसा ये सब चीज देखेगा। दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन मैं क्रिकेट का बात क्यों किया, कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे कि एम एस धोनी, कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे कि रोहित शर्मा या फिर वीरेंद्र सहवाग जब पुराने थे। ये रोहित शर्मा या वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर, इनको लगता है कि मैच अभी खत्म कर दें, मैच अभी खत्म कर दें। ये भी एक टेक्निक है। अगर आप में अंदर पावर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैच शुरू से ही खत्म कर दें, मैंने ओपोनेंट को टाइम ही नहीं देगी, इतना एडवांस खेलता है। और एक था एम एस धोनी, ये मैच को एंड तक लेके जाता था, एंड तक, जब तक लास्ट बॉल नहीं होगा इंडिया जीतेगा नहीं। और ये एम एस धोनी का ये जो अप्रोच था, इस अप्रोच से आजकल का प्लेयर, ये रोहित शर्मा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, उसका बात अलग है। लेकिन धोनी आने से पहले इंडिया जो कितना मैच जीतता हुआ मैच जो हारा है, इसका तुम इमेजिन नहीं कर सकते। धोनी आके दिखाया कि किस तरह से मैंने हारे हुए बाजी को भी चेंज किया जा सकता है। और वो हर चीज को एंड तक लेके जाता है, एंड तक। बाकी लोगों का क्या है ना, अरे जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी 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 मारेंगे, जल्दी जल्दी जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। 90% केस में फेलियरिटी होता है। धोनी आने के बाद सिचुएशंस पूरा चेंज कर दिया। 90% केस में धोनी सक्सेस होता था, 10 to 20% केस में धोनी फेलियर होता था। बात समझ रहे हो सर? तो ड्यू डेट पे काम करना या बॉर्डर लाइन में काम करना इज नॉट ऑलवेज। समझाने के लिए दो चार पॉइंट यूज किया सर, नथिंग मोर देन दैट। अब यहाँ पर बात ऐसा है कि अगर आपके पास टाइम जो भी है, पैसा का जो भी मैनेजमेंट है, आप पैसा को देरी करके पे करो ताकि उसके बीच में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उससे मजा लेते रहो। अगर आपके पास ऐसे मानो जिनको मार्केट का नॉलेज है, स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का, डेब्ट मार्केट का, एक दिन आपके पास 5 लाख टका एक्स्ट्रा रहेगा ना, अगर आप प्रॉपरली नॉलेजेबल हो, तो उस 5 लाख को एक दिन में, 5 लाख को 6 लाख बना सकते हो, 7 लाख बना सकते हो, 5 लाख को 5,10,000 बना सकते हो, 10 लाख 5,10,000 को 5,20,000 बना सकते हो। सीरियसली। और ये मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि मैं ये चीज सिखाता भी हूँ, और लोग मेरे सामने बैठे बैठे करते भी हैं। और जो बैठे बैठे नहीं करते, घर बैठे करते, मेरे को रोज मैसेज करता है। डेली बेसिस में 4,000 5,000 ऐसे बेसिक थिंग। मेरे स्टूडेंट का इतना कॉन्फिडेंस है, सिर्फ वही लोग लॉस खाता है जो मेरे बातों के अगेंस्ट में जाके अपना दिमाग लगाता है। जो एनालिसिस दिया पसंद नहीं आया, ठीक है, नहीं नहीं सर सही नहीं बोल रहा है, नहीं ठीक है, अपना दिमाग लगाने में किसी को मैं मना नहीं करता, सब इंडिपेंडेंट है। सीखने के बाद अपना दिमाग लगाना ही चाहिए। बट 90% केस में देखा जाता है जो लोग मेरा बात को रेस्पेक्ट नहीं करता है, फंसता है। और फिर क्लास के अंदर, सर 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 बोलो ना जाएगा, सर बोलो ना जाएगा। मेरा एनालिसिस ये था क्या? अब मैं क्या बोल सकता हूँ? लेकिन एंड तक मेरे को क्लास बंद नहीं करने देता है। सर बताओ ना, एक बार जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। आज ही एक स्टूडेंट माथा खराब, सर 4,000 का लॉस है सर, क्या बोलते हो सर, 4,000 का लॉस है, क्या बोलते हो सर, थोड़ा सा। तो फिर लास्ट में बस उसको बोला कि एक ही बार शायद मौका आ सकता है, हाथ गड़ा के बैठे रहो। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट मेरा क्लास खत्म हुआ, विद इन हाफ एन आवर आप लोगों का टेस्ट क्लास ले रहा था। ठीक है, क्लास खत्म होते ही मैंने देखा, सीरियसली आधा घंटा के अंदर उसको वो मौका था। वो 4,000 का लॉस या तो उसका पूरा कवर होके थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कर सकता है, या फिर वो 4,000 का लॉस कंप्लीटली रिकवर हो गया, कंप्लीटली। और वो मौका सारा दिन में एक ही बार आया। तो एक दूसरा स्टूडेंट जो क्लास सुन रहा, मैंने उसका इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो मेरे को फोन करता है, मैं क्लास ले रहा था, फिर मैं उसको कॉल बैक किया। सर, बोले हाँ। सर वो उसका तो लॉस रिकवर हो गया,
लेकिन सर आपने जैसा बोला था एक ही बार मौका दिया, मैं बोली हाँ। आपने भी किया था क्या पैसा? नहीं नहीं सर, बस वो हुआ इसके लिए मैं आपको फोन कर दिया। मैंने ये चीज होगा वो उम्मीद ही नहीं किया था, वो एक्साइटमेंट में मेरे को फोन लगा दिया। मैं बोली अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने वो इतना एक्साइटेड हो गया कि सर का बात इस तरह से हो जाएगा, वो खुद भी बिलीव नहीं कर पाया तो मेरे को कॉल कर दिया। बोले कुछ बोलना है, बोली। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं सर, बस यही एक्साइटमेंट में मेरे से कॉल लग गया। समझ रहे हो सर? तो मेरा कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बहुत बड़ी चीज है, जिसको आता है वो उसका बहुत भरपूर यूज करता है। ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं सर? हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट माने मार्केट से पैसा जल्दी जल्दी उठाओ। ठीक है। डेटर से पैसा माने डेटर माने कौन? जिनको आपने क्रेडिट में प्रोडक्ट बेचा या सर्विस दिया, उनसे पैसा जल्दी जल्दी कलेक्ट करो। है ना सर? उनसे पैसा जल्दी जल्दी कलेक्ट करो। तो जल्दी कलेक्ट करने के लिए ये देखो सर, ये वर्किंग कैपिटल का हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। इससे पहले मैं आपको पेबल्स वगैरह पढ़ा दिया, फाइनेंसिंग वगैरह पढ़ा दिया, सारा चीजें हो गई। बस ये रिसीवेबल्स का कुछ पॉइंट्स बात करूंगा। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन सुनो, ऐसा कोई आउट ऑफ वर्ल्ड चीज नहीं है, दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट में मैंने लास्ट क्लास थोड़ा सा स्टार्ट किया था, और मैंने आपको इतना बताया था, एवरी फर्म हैज द ऑप्शंस टू सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। अब देखो हर बात जुड़ेगा, जो अभी आपके साथ में गप्पे मार रहा था, वो गप्पे ऐसे ही थोड़ी था कनेक्टेड है ना। कभी कभी किसी किसी को लगता जरूर होगा ये क्या फालतू में बकबक कर रहा है। ऐसे में थोड़ा बकता हूँ फालतू, मुझे पता है, आई नो दैट। सीरियस नोट पे मेरे से बात होता ही नहीं है। एवरी फर्म हैज द ऑप्शन टू सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। हर फर्म के पास ऑप्शन है, वो कैश बेसिस पे काम करे। लेकिन क्या रियल वर्ल्ड इतना आसान है कि आपकी मर्जी से ही हर चीज चलेगा? कि मैं नगद छोड़ के बेचूंगा ही नहीं? अरे भाई बाकी लोग बेचेगा तो तुमको भी बेचना पड़ेगा क्रेडिट पे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो रियल वर्ल्ड इज लिटिल बिट डिफरेंट सर। आप चाह के भी बहुत कुछ कर नहीं सकते, सिचुएशंस कुछ और होता है। नॉर्मली कोई बंदा अपना प्रोडक्ट लेके बैठता है, वो ऑलवेज यही सोचता है कि कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट बेचेगा, पैसा आएगा। है ना? एक गाना है, भगवान जी का एक गाना है, थोड़ा सा फनी स्टाइल में बना है कि भोले बाबा दे दे नोट चप्पड़ की मशीन, फिर बोलते हैं सबकी बजा दी बीन। ठीक है, मैंने इतना, भोले बाबा इतना पावर दे दे कि नोट छप्पड़ की मशीन लगा दे, और फिर सबका बीन बजा देंगे। ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है, और सब धीरे धीरे होता है। और जो सोचता है ना कि एकदम तुरंत नोट छापने का मशीन लगा देगा, और बाइजू हो जाता है। बी केयरफुल सर। Every firm has the option to sell goods on cash basis. However, the हाँ सर, pressure and competitions and custom forces a firm to sell goods on credit. ठीक है, वही चीज बता रहा था कि कस्टम भी होता है, मैंने एक आदत सा बन जाता है। लोगों के हाथ में पैसा होता है फिर भी बोलते हैं बाद में देंगे। मैंने वही आदत देख रहा हूँ सर। ठीक है, लिख के रखो ना, बाद में देते हैं। अरे मैं कौन सा भागीदार? ये हमारी सोसाइटी में बहुत लोग आदत है सर। और दुकानदार लोग भी ना, पहले पहले थोड़ा सा समझ मान लेता था, आजकल दुकानदार लोग जो थोड़ा सा सही बिजनेस दिमाग के होते हैं, उनको समझदारी रखना चाहिए। क्या समझदारी? कि कुछ कौन देगा और कौन नहीं देगा। ठीक है। किसका इनकम सिक्योर है, किसका इनकम सिक्योर नहीं है, वो चूज कर लेता है। एक्चुअली यही चीज आज भी आपको मैं बताऊंगा कि किसको देना है पैसा और किसको नहीं देना है, ये भी चूज करना फाइनेंस का ही पार्ट है। ठीक है। अब देखो भाई, हम लोग अगर नॉर्मल छोटा छोटा दुकान चलाते हैं, हम लोग सोचते हैं ठीक है दे देगा दे देगा। कल ही घर फैमिली में बात हो रहा था, मैम की फैमिली में, तो पापा कुछ किया कि बिजनेस है, तो काफी लोगों को क्रेडिट पे दे दिया। अब टेंशन कर रहा है कि लोग पैसा नहीं दे रहे। ठीक है। तो कल परसों ही फोन में बात हो रहा था, तो बोलते हैं कि अरे देखो ना ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है। बोली ठीक है, आप कुछ ऐसा बोलो कि दुर्गा पूजा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, ऐसा कुछ बोल के एटलीस्ट रिकवर कर लो। ठीक है। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना। काफी लोगों को क्रेडिट में सामान बेच दिया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए मिडिल क्लास बिजनेसमैन
ये अगर कैपिटल इस तरह से सारा मार्केट में फंस जाए तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, आगे का रोल ओवर करना मुश्किल हो जाएगा। और कितना तुम घर से तुम्हारा प्रोडक्ट मैंने तुमने बेच के रखा, तुम्हारा पैसा वापस आएगा, फिर उसी पैसे से तुम दूसरा बार सामान ऑर्डर करोगे। ठीक है, अब मानो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो फिर तुमको अपना जो कैपिटल फिक्स्ड है उससे तुमको तोड़ना पड़ेगा, और जबकि तुमको पता है कि मार्केट से मेरे को 3-4 लाख मिलेगा। तो जब तुमको मार्केट से 3-4 लाख मिलेगा, वो भी ड्यू डेट निकल गया, तो इस हालत में तुम फिर से अगर न्यू पैसा मार्केट मैंने घर से निकालोगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग ना। तुमको एनी हाउ मार्केट का वो पैसा जो ड्यू डेट भी निकल चुका है वो आपको रिकवर करना ही चाहिए। तो ये सब चीज बेसिक लाइफ से भी सीखने वाला चीज है सर। और एक बार गलती हो सकता है, बार बार नहीं। समझे? कई बार ना लोग लालच में आके कर देते हैं कि मानो क्या करते हैं कि मानो छोटा छोटा अमाउंट ना टाइम पे दे दिया, ठीक है, 20-30 हजार का सामान टाइम पे दे दिया, फिर 20 हजार आज दिए, 4 दिन बाद एकदम टाइम पे आके दे दिया, फिर 30 हजार का सामान बेचे, फिर टाइम पे दे दिया, फिर 20-30 20-30 करते करते जो बंदा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो तुमको एकदम खत्म करेगा, फिर एक दिन ना 3-4 लाख का ऑर्डर देगा। ठीक है, और वो भी ऐसे क्रेडिट सिस्टम पे। और तुम उसको देखिए हो ना, उसका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, तुम दे देते हो, इस बार वो खेल खेल गए, गायब, अता पता खत्म। ये सब केस में आपको सावधान होना चाहिए कि भाई जो बंदा कुछ दिन पहले तक 20-30 से ज्यादा सामान नहीं ले रहा था, अचानक से 4 लाख का सामान का जरूरत कैसे पड़ गया, इतना नीड हो गया उसका। यानी डिमांड भी रेज करने का एक सिस्टम होता है। देयर इज अ पॉइंट ना, किस एरिया में बिजनेस करता है। नॉर्मली वो 20-30 हजार का प्रोडक्ट मांग रहा है, इसका मतलब उसका मार्केट डिमांड उस तरह का, तभी जाके उस तरह का डिमांड कर रहे हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 20-30 की जगह वो किसी एक मंथ में आके 4 लाख का सामान मांग रहे हैं। कोई एलियन लोग आ गया क्या चांद से रहने के लिए? क्वेश्चन रेज होना चाहिए। तो एज ए रिजल्ट ऑफ क्रेडिट सेल फर्म्स फिनिश गुड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेटर। आपका फिनिश गुड जो आपने क्रेडिट में बेचा था वो क्या हो जाता है, डेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड देयर इज एन ब्लॉकेज ऑफ फंड, आपका पैसा मार्केट में फंस जाता है। यही सब बातें मैं साधारण भाषा में समझा रहा था तब से। इस चीज को बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये जब तक आपका पैसा मार्केट से वापस नहीं मिल जाता, जो जो प्रोडक्ट आपने क्रेडिट में बेचा, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। यही लिखा था ना सर। लेटेस्ट लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंडिंग डेटर्स। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन भी आपको मैंने समझाया था कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग डेटर्स माने ये डेटर को फंड करने का, मैंने बेसिकली यहाँ पर आप डेटर को फंडिंग ही तो की है। डेटर फंडिंग क्या होता है, माने मैंने प्रोडक्ट क्रेडिट में बेचा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने जो बेचा वो मेरा पैसा मार्केट में फंस गया ना। तो अगर मेरा पैसा मार्केट में फंस गया पर उसका एक भी पैसा मेरे पास नहीं आया, तो इसका मतलब हमने मैंने डेटर को फंडिंग कर दिया। यस ना, इसका मतलब हमने डेटर को फंडिंग कर दिया। नाउ पॉइंट इज दैट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर्स 720 लाख। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट एक एग्जांपल भी मैंने दिया था कि टोटल क्रेडिट सेल्स है 720 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन ईयर, टोटल मानो क्रेडिट सेल्स है 720 लाख, नंबर ऑफ डेज इन ईयर 360। तो क्रेडिट सेल्स पर डे कितना हो गया, 2 लाख का। ये तो सिंपल डिवाइड करके निकल जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड है मानो 40 डेज का, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 40 डेज का। तो अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 डेज का है तो एवरेज डेटर कितने का हो गया, डेली का 2 लाख, तो 40 दिन का कितना हो जाएगा, 80 लाख। इसका मतलब ये 80 लाख आपका मार्केट में क्या है, फंसा हुआ है ना। तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग अगर 10% पर एनम है, इसका क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग 10% पर एनम का क्या मतलब, मान ये जो 80 लाख आपका फंस रहा है मार्केट में, क्या होगा, रुक गया ना।
तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ फंडिंग मान के चलो कि 10% पा रहा है, अगर ये पैसा आपके पास होता तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलता कहीं और से। बात समझ में आया? तो इस बात को यहाँ पर ऐसे बोला जा सकता है, तो एनुअल कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या है? 80 लाख का 10%, मैंने 10% ऑफ 80 लाख तो कितना है? 8 लाख। तो इसका मतलब अगर आपका पैसा इस तरह से फंस जाता है, आप 8 लाख अर्निंग अपॉर्चुनिटी लॉस करते हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। दिस अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि टोटल 720 लाख का क्रेडिट सेल्स था, उसका 10% मेरा लॉस हो सकता था। और 40/360 मैंने 40 दिन का टोटल मेरा क्रेडिट पीरियड है। टोटल एनुअल ईयर कितना है मेरा? यहाँ पर 360 दिन माना गया है। तो इसमें भी आपका 8 लाख ही निकल के। यहाँ तक हम लोगों ने बात को समझा था कि क्या क्या सिचुएशंस आता है और क्या परिस्थिति रेडी होता है। अब इस बात को मैं आपको थोड़ा सा मैंने और आगे लेके चलता हूँ कि सिचुएशंस क्या बन सकता है। चलो हेडिंग करो। हेडिंग कुछ नहीं करना है, हेडिंग तो रिसीवेबल मैनेजमेंट है। एक नोट लिखो। देयर इज अ बिग डिबेट ऑन दिस टॉपिक। There is a big debate on this topic regarding valuation of data. Regarding valuation of data. First of all, cost approach. Cost approach क्या है? There is a certain school of thoughts. School of thought माने अरे कुछ पर्टिकुलर माने फाइनेंशियल गुरुज लोग जो सोच विचार रखते हैं, इसको स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। ऐसे नहीं कौन सा स्कूल में पढ़ा वो वाला स्कूल नहीं, ठीक है? माने एक पर्टिकुलर, जैसे इकोनॉमिक्स में से होते हैं कि हार्वर्ड स्कूल, ठीक है, या फिर कोलंबिया, ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस, ऑक्सफोर्ड में बोला था, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं कि इस यूनिवर्सिटीज में ये वाला रिसर्च पेपर निकल के आया था। तो इस तरह से स्कूल ऑफ थॉट्स को ऐसे बोला जाता है। तो देयर इज अ सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स व्हिच बिलीव दैट इकोनॉमिक्स में एक अप्रोच पढ़ा जाता है सर, सो तो कैश के ऊपर है, कैश मैनेजमेंट के ऊपर ही है। इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, कोर इकोनॉमिक्स के अंदर। थोड़ा बहुत आप लोगों को इकोनॉमिक्स में फाउंडेशन लेवल में करंट सिलेबस में दिया गया है, या फिर पहले इंटर में था। पहले का जो इंटर का सिलेबस था, सीए इंटर का, और अभी फाउंडेशन में दिया है, उसको बोलते हैं कि कैम्ब्रिज इक्वेशंस। मैंने एक कैश का अप्रोच है, उसे कैम्ब्रिज इक्वेशंस बोलते हैं। अब कैम्ब्रिज इक्वेशंस कहाँ से आ गया? बेसिकली कैम्ब्रिज में इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को डेवलप किया गया था। तो वहां पर एक बंदा नहीं होता है, जब उसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। अगर कोई एक बंदे का बना हुआ होता है तो उसको नॉर्मली हम लोग उसका नाम से जानते हैं। जैसे मानो इकोनॉमिक्स में जैसे फेमस पर्सन है अल्फ्रेड पर्सन, एडम स्मिथ, या फिर मॉडर्न जनरेशन में क्या नाम बोला? रॉबिन्स। ऑब्वियसली रॉबिन्स वगैरह तो थोड़ा सा क्लासिकल है। एकदम रिसेंट में जो नहीं नहीं, तो इसका नाम बोल रहा हूँ, केन्स। केन्स, JM केन्स, ठीक है। ये सब 1930s के बाद का। केन्स को एक्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में, बिकॉज वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा खतरनाक इकोनॉमिक सिचुएशंस हुआ था। उसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। तो उस ग्रेट डिप्रेशन से निकलने का रास्ता बताया था ये JM केन्स ने। तो उसको केन्शियन अप्रोच बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब सुने होंगे, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं सुने होंगे आप लोग। तो इस तरह से अगर कोई इंडिविजुअल ने कुछ बात उठाया तो उसका नाम से याद दिला जाता है, लेकिन अगर आप वो एक टीम ऑफ टीम बना के रिसर्च को बनाए तो फिर उसको स्कूल ऑफ थॉट्स इस तरह से बोला जाता है। जैसे कैम्ब्रिज इक्वेशन यहाँ पर बोला स्कूल ऑफ थॉट्स ऐसे।
So there is a certain school of thoughts which believe that data should be valued at cost. Data should be valued at cost, that excluding profit margin, that excluding profit margin. समझाता हूं. Suppose in the above situations, जो situations अभी आपको मैं पढ़ा के आया, suppose in the above situations profit margin is 25% of sales. प्रॉफिट मार्जिन कितना बोला सर? 25% ऑफ सेल्स. तो कॉस्ट कितना होगा? अगर प्रॉफिट 25% ऑफ सेल है तो कॉस्ट 75% ऑफ सेल्स, ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ, अगर प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? 75% ऑफ सेल्स. सो डेटर एट कॉस्ट इक्वल्स टू 75% ऑफ 80 लाख. 80 लाख क्या था? जो क्वेश्चन हम लोग करके आ रहा था तब से उसी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है सर. 80 लाख मेरा एवरेज डेटर था, है ना? तो एवरेज डेटर अगर मेरा 80 लाख है तो 80 लाख का 75%, ठीक है, तो कितना होता है? 60 लाख. तो हेंस एनुअल फंडिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 10% ऑफ 60 लाख. कितना है? 6 लाख. बट इससे पहले हम लोग जो ने अप्रोच किया उसमें कितना मिला था? 8 लाख, है ना? तो यहाँ पर दो डिबेट चल रहा है, कॉस्ट अप्रोच एंड सेल्स अप्रोच. अभी हम लोगों ने क्या बताया? कॉस्ट अप्रोच बताया, ठीक है. मैंने कॉस्ट अप्रोच इज समथिंग कि मैंने मेरा डेटर के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो वो देखो सर, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिंपल समझो. सपोज तुमने मार्केट से एक प्रोडक्ट परचेस किया, मानो तुम्हारा दुकान है, ठीक है, मानो एक 1000 रुपीज का प्रोडक्ट तुमने होलसेल मार्केट से परचेस करके लेके आया और उसे क्रेडिट में किसी को बेचा. तो 1000 का प्रोडक्ट अगर तुम किसी को बेचा तो ऑब्वियसली तुमने 1000 में तो नहीं बेचा होगा कि नहीं? 1000 जिनिस की 1000 बेचबी ना 1000 बेसी दामे बेचबी? कौन दुनिया है আছে एयरपोर्टे? कितना, मानो 1200 टका में बेचा होगा, ठीक है. अब इसमें मैं क्या बोलूंगा कि मेरे डेटर में 1200 फंसा है कि 1000 फंसा है? देखो आप लोग खुद ही डिबेट कर रहे हो. देखो नहीं समझा बात, समझ गए आप लोग एक्चुअली पॉइंट? आपका कितना पैसा फंसा है? 1000 फंसा है कि 1200 फंसा है? एक्चुअली आपका पैसा फंसा है ओरिजिनली 1000, लेकिन आपका प्रॉफिट भी तो आपका ही है. लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो आप गेन कर सकते हो, लेकिन उसमें एक्चुअल में आपका प्रॉफिट का जो ओरिजिनल अमाउंट है वो उसमें नहीं है. मैंने प्रॉफिट तो एक एक्स्ट्रा इनकम है जो एक्चुअली मैं इनकम करना चाहता हूँ. तो आपका पैसा जो फंसा है वो तो ऑब्वियसली 1000 का है. देयर इज अ बिग डिबेट. अब किसी लोगों का मानना है कि नहीं आपका ओरिजिनल में 1000 फंसा है, किसी का मानना नहीं नहीं मेरा 1200 फंसा है. अब इस फंसा फंसी में तो मोटा मोटी मार्केट डिबेट चलता रहता है, ठीक है. लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये लोग डिबेट क्यों लड़ा है, ठीक है. बाकी आप लोग धीरे धीरे डिसाइड करना, ठीक है, कि कौन सही है कौन गलत. लेकिन इतना समझ गए ना कि क्यों ऐसा बात करता है. चलो, तो कॉस्ट अप्रोच बस यही है. अब आगे एक अप्रोच दिखाते हैं, इसको बोलते हैं सर सेल्स अप्रोच. देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट
which believes that profit elements is an opportunity cost. Profit element is an opportunity cost. If there would be, if there would have been, if there would have been cash sales, the entire sales would have been collected. The entire sales amount would have been collected. So as a result, of credit sales, even the profit, even the profit element included in credit sales, profit element included in credit sales gets blocked, gets blocked for the ACP. ACP माने average collection period. Hence, data should be valued at sales. इसलिए डेटर को सेल से वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट से नहीं। ये कौन सा अप्रोच बताते हैं? सेल्स अप्रोच। तो देखा जाए तो सेल्स अप्रोच इज मच मोर लॉजिकल, है ना? अगर मैं कैश में बेचता तो मेरा पूरा पैसा तो आ ही जाता मेरे पास। अगर मैं कैश में बेचता, नगद पैसे पे बेचता, 1000 का चीज अगर मैं 1200 में बेचता तो ऑब्वियसली मेरे को 1200 ही मिल जाता, है ना? तो अगर मिलने के टाइम पे 1200 है, तो फिर फंसने के टाइम पे 1200 ही बोलेंगे ना, 1000 क्यों बोलेंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉस्ट अप्रोच जो लोगों ने दिया है, ये इसका तो धजिया उड़ रहा है, सिंपल दिख तो रहा है ऑब्वियसली, है ना? तो प्रॉफिट मार्जिन को छोड़ के तो बात हो ही नहीं सकता। और सिंपल सा लॉजिक है भाई, जब अगर मेरा नगद में बिकता तो मेरा तो सारा पैसा आ ही जाता। तो फिर जब बात ब्लॉकेज का है, तो फिर तब कॉस्ट को क्यों लेंगे, तो प्रॉफिट को क्यों छोड़ देंगे? सेल्स अप्रोच का लॉजिक एकदम प्रॉपर है दोनों एंगल से। तो कॉस्ट अप्रोच यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ रहा है, दिख रहा है सर। तो हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे? सेल्स। एग्जैक्टली सर, यही मार्केट प्रैक्टिस भी है। बट एक चीज है, जब समय के साथ साथ दुनिया के हर थॉट प्रोसेस में, हर थ्योरी में जो मॉडर्निटी और डेवलपमेंट या इवोल्यूशन आता है, ये इसी तरह से आता है हर चीज पे। पहले पुराना सोच, ऑब्वियसली पुराना सोच को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर पुराने जमाने में कुछ लोग, स्पेशली यूरोपियन वर्ल्ड्स में, इंडियंस का बात नहीं करेंगे, वी आर ऑलवेज स्मार्ट, मैं प्रमाण दूंगा आपको, यहीं पर बता दूंगा, वी वेर ऑलवेज स्मार्ट। वो आज का दौर अलग है कि हम लोग अपने आप को डब्बा सोचते हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ा प्राचीन काल का एक छोटा सा बात करूँ ना, आपको प्राउड फील होना चाहिए। सुनेगा? तेरा ही भाषा में जवाब दूंगा, एक्चुअली उसका सब्जेक्ट है।
जब यूरोपियन हिस्ट्री वगैरह में आप पढ़े होंगे या जियोग्राफी जब पढ़ना स्टार्ट किए थे, दुनिया गोल है कि चपटा है ना? ये बहुत बड़ा डिबेट था वर्ल्ड में उस टाइम पे। आज से ये बात वो लोग कर रहा है अराउंड 1400-1500 ख्रीष्टाब्द, ठीक है? तो उस टाइम पे जिनके बारे में पूरा यूरोपियन वर्ल्ड बहुत ज्यादा बात किए हैं, उनका नाम था कोपार्निकस। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हो, यू कैन कनेक्ट दिस। तो कोपार्निकस सबसे पहले जहाज समुद्र किनारे खड़ा था, और वो देखा कि जहाज पहले तो दिख रहा था, फिर उसके बाद जहाज दिखा नहीं, ठीक है? तो उन्होंने ये डिसीजन लिया यहाँ से कि भाई ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है या अर्थ है, ये गोल है। लेकिन उससे पहले उस टाइम का जो भी साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट जो भी थे, जियोलॉजिस्ट, सब एकदम जोरदार करके, हो ही नहीं सकता, दुनिया चपटा है, गोल हो ही नहीं सकता। इवन इस्लाम के किताब में कुछ इस्लामिक लोग ही मेरे को बोला है, तो उनके किताब में लिखा है कि दुनिया चपटा है। ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, उस टाइम पे ये सब बात होता था। ना उसके बाद, लेकिन कोपरनिकस इस बात को प्रूव करने के लिए, उनके पास सिर्फ वो समुद्र किनारे खड़ा होके वही कुछ दो चार थ्योरी था, मैंने साइंटिफिक प्रूफ था। एग्जैक्ट प्रूफ वो नहीं दे पा रहा था। एग्जैक्ट प्रूफ कोपरनिकस के आई थिंक और 100 साल 150 साल बाद, अराउंड 1545 के आसपास, गैलीलियो गैलीली ने, वही अनदर रोमन, उन्होंने बताया कि दुनिया गोल है, और इसके कारण उनको जेल में जाना पड़ा। हाँ, इनके कारण गैलीलियो गैलीली को जेल में रहना पड़ा। रेडिकलिज्म का एक अलग ही लेवल है। तो गैलीलियो गैलीली जब दुनिया गोल है इसका प्रूफ दे रहे हैं, उन्होंने तो दूरबीन तक बना दिया, है ना? टेलीस्कोप तक बना दिया, टेलीस्कोप बना के दुनिया को दिखाया कि देखो कि ये सब पूरा ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटा 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 तारा, बड़ा तारा, बहुत सारे सौरमंडल, बहुत कुछ है। ठीक है, ये गैलीलियो गैलीली रोम को सिखा रहा है, यूरोपियन वर्ल्ड को सिखा रहा है। तब जाके यूरोप ने बोला अच्छा, ये तो गोल ही है। और हम लोग तो सब्जेक्ट का नाम शुरू से भूगोल ही बोलते हैं। हमारे भारत में इस सब्जेक्ट का नाम ऑलवेज भूगोल ही है, और वो भी वेद के जमाने से, मे बी मोर देन 5000 ईयर्स एगो। हम लोग इस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? भूगोल। भू माने पृथ्वी, गोल माने राउंड। ये लोग जब लड़ रहा था 500 साल पहले, हम लोग को तो पहले से पता था। सब्जेक्ट के नाम पे ही हमारा लॉजिक छुपा हुआ है। अब भी अगर तुमको प्राउड फील नहीं होता है, तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। बहुत पहले से जानते हैं हम लोग कि दुनिया गोल है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट भी भूगोल है। और भूगोल नाम, ये जो तुम पुराने कोई भी पुराने किताब स्क्रिप्चर्स उठा लो, वहां पर ऑब्वियसली भूगोल ही बोला है ना, ज्योग्राफी को देसी भाषा में। तो भूगोल क्यों बोला, भू चपटा क्यों नहीं बोला? भू चपटा नहीं बोला, भू त्रिभुज का टाइप पे नहीं बोला, तो मैंने बोल सकता था भू त्रिकुटा, पराठा की तरह। नहीं बोला ना, सीधा बोला भूगोल। तो हमारे वेद में, पुराण में बहुत पहले से ऋषि मुनि लोगों ने बहुत पहले से ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि दुनिया गोल है। तो इसलिए मैं इसलिए बोलूँ कि प्राउड फील करना चाहिए आप लोगों को। आज हम लोग अपने आप को डब्बा सोचते हैं बाकी दुनिया के हिसाब से, लेकिन ये माइंड सेटअप चेंज होना चाहिए, तभी दुनिया विश्व गुरु मानते थे भारत को, और आज हमें खुद ही आके सिखा के चले जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं फॉरेनर ने किया है भाई, कुछ खास बात है, हम लोग तो डब्बा है। क्या बोलेगा सर, किसका डब्बा दिमाग? 500 साल पहले कौन डब्बा था? और हम लोग कब से बोले जा रहे हैं कि भूगोल भूगोल भूगोल। छोड़ो सर। अच्छा, ये बुझली सर, मैंने बोला তোর ভাষায় जवाब दो। इवन नासा अपने जितना भी कैलेंडर्स का जो डिटेल्स है, नासा रोज बोलते हैं कि कब पूर्णिमा होगा, माने फुल मून डे कब होगा, कब अमावस्या होगा, माने नो मून डे कब होगा, ठीक है, हाफ मून डे कब होगा। आजकल नासा कैलेंडर करके अपने रिपोर्ट में, वेदर रिपोर्ट या फिर क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमिकल कुछ है, उसमें बताते हैं। हमारे घर घर में
माता जी, दादी जी, नानी जी को पूछो, आज भी उनके पास पता है कब पूर्णिमा है, दे नो दैट। कब अमावस्या, उनको नासा के साथ कुछ पता है कि नासा बोलेगा तब बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। इसको जबरदस्ती धर्म के साथ जोड़ के ना, इसका इज्जत को दिन ब दिन खराब किया गया है। सीरियसली, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। बाकी लोग जो बोलते हैं ना हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में आओ, हिंदू लोग नहीं बोलना चाहिए कि हिंदू अपने आप में एक वे ऑफ लिविंग है। इसमें कोई हमारे धर्म में आओ, हमारा जोर बढ़ाओ है, हमारा अलग से देश बनेगा, ये कुछ लोग बोलते हैं। देश बनेगा बनेगा करते करते सब मारपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये बात समझना जरूरी है। और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए हजारों प्रूफ है। और बाकी दुनिया, वेस्टर्न आज का सबसे डेवलप एरिया, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, उनका सोच देखो। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, उनका सबसे डेवलप क्या था? रोम ही तो था। तो रोम ये बात कब कर रहा है? आपके सामने प्रूफ है। गैलीलियो गैलीली कब का है? देखो ना। कोपरनिकस कब का है? देखो ना। और नासा आज जो बोलता है, तुलसीदास जी 1500 में, 1400 से 1500 के बीच में तुलसीदास जी काशी के घाट में, बनारस में चुपचाप लिख रहे हैं हनुमान चालीसा में। ठीक है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता है मधुर फल जानो। तो यहां से सूरज का डिस्टेंस गूगल में डालो, युग सहस्त्र योजन पर भानु, तुमको पूरा बता देगा यहाँ से सूरज का डिस्टेंस, जो नासा आज कैलकुलेट करके बताता है, वो भी स्पेस शिप भेज के। कुछ तो बात है। हम देखे नहीं है, समझे नहीं है, तर्क देते हैं कि नहीं नहीं हम लोग क्या है क्या है। तो फिर ये कैलकुलेशन कैसे कर दिया? चांद को छू के। बहुत लोग बोलते हैं हनुमान जी चांद को तो खा लिया था। अरे भाई, वो लोगों को समझाने के लिए था। ये हनुमान जी कौन से मैथमेटिशियन थे, कौन से साइंटिस्ट थे, तुमको क्या पता? अब बहुत सारी चीजों को तो लोग पता ही नहीं कर पाए। अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो सब चीज मैंने डेवलप नहीं हुआ, और बाकी दूसरे लोग अपना चीज को जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोप दिया। तो चीजें ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय करने का काफी कोशिश किया गया। सब भूल जाओ और हमारा बात मान। तो फिर ये सब क्या है, कहाँ से आ रहा है? सच्चाई कहाँ से आ रहा है? और सब्जेक्ट का नाम क्यों भूगोल है? जब ये लोग भूगोल लेके लड़ रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट का नाम पहले से ही भूगोल दे के रखे हैं। तो क्वेश्चन करना चाहिए माइंड को। सर आप करते हो क्या? करता हूँ ना तभी तो इतना जवाब दे पा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन करता हूँ और उसके पीछे लॉजिक भी ढूंढता हूँ। और लॉजिक ढूंढ के फिर पता लगाता है, अरे ये तो बात है भाई, समझ में तो आ रहा है ये चीज। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बोर नहीं होते हो, मैं थोड़ा बोर ज्यादा होता हूँ और बोर होने पे ही सवाल आता है। देखो, तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे? सेल्स अप्रोच। ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा दूर झारखंड में देवघर बोल की एक जगह है, शायद जानते हो। देवघर में वहां पर एक तीन पहाड़ी है, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश पहाड़ बोलते हैं। वहाँ का लोकल लोग उसका एक कुछ और भी नाम बोलते हैं, पहाड़ का एक नाम है। उस पहाड़ के ऊपर ना रावण का हेलीपैड है। सीरियसली, वहां पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था 2018-19 के आसपास। रोपवे बना था एक, रोपवे टूट के काफी लोगों का डेथ भी हुआ था। उसके बाद से देवघर का रोपवे बंद भी हुआ और बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। तो वो रोपवे ना पूरा एक्चुअली रावण हेलीपैड तक लेके जाता था। उस पहाड़ पे ऐसे तुम चढ़ नहीं सकते स्पेशल ट्रेनिंग के अलावा, क्योंकि वो पत्थर वाला पहाड़ है, कोई ऐसे रोड नहीं है। सर्टेन लेवल तक जा सकते हो, उसके बाद सिर्फ इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, जिसको क्रॉस करके जाने के लिए यू नीड अ ट्रेकिंग स्किल्स। मैं थोड़ा कोशिश किया था बट मेरे अंदर ट्रेकिंग स्किल्स नहीं है। तो वहाँ का कुछ लोकल्स को लेके मैं चढ़ने का कोशिश किया था। तो उसके बाद मैं बोला कितना आया तो कुछ देर जाने के बाद देखा सब वीराने कोई नहीं है, मैं और मैम। मैम का तो जोश और है। भाई था हम लोग के साथ, भाई बोलते नहीं हम तो नहीं जाएंगे। फिर उसको एक बेल पेड़ के नीचे पहाड़ के ऊपर ही, और तू यहीं पर बैठ, आके मिलेंगे तेरे से, जा रहे हैं हम हेलीपैड देखने। कुछ देर जाने के बाद कोई नहीं है, सिर्फ वो लोकल गाइड और मैं और मैम। मैं बोल रहा हूँ अच्छा, मैम बोल रहे नहीं, शू वगैरह कुछ नहीं है मैम के पास, नॉर्मल चप्पल पहना है, हाथ में ले लिया, पहाड़ चढ़ रहा है। बोलता है मेरे को हेलीपैड देखना है।
सीरियसली मैम को इतना ये सब चीजों में ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं जाना है, पागल है, शूज नहीं है, कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं है, मेरा पैर जिंदा है। कुछ देर जाने के बाद वो लोकल गाइड बोल रहे कि और 400 मीटर, मतलब ऑलरेडी, मतलब वो ऑलमोस्ट 900 मीटर्स के आसपास का वो पहाड़ है। तो हम लोग ऑलरेडी 500 मीटर चढ़ गए थे और 400 मीटर जाना है। लेकिन ये 400 मीटर बहुत खतरनाक था। जब नीचे देख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मैं नीचे उतर ही नहीं सकता, क्योंकि देर इज नो स्टेयर्स एंड एनीथिंग। ये कुछ ज्यादा ही मैंने डेयर डेविल चीज हो गया कि जाना नहीं चाहिए था। एकमात्र उपाय वो लोकल गाइड वहां का। तो वो जो आसमान, उसके बाद हम लोग उसका वीडियो वगैरह देखे थे कि हेली एक्चुअली मैम का ये कोई हेलीपैड देखना, सच में हेलीपैड है वहां पर। एग्जैक्टली एक पहाड़ का चट्टान है और पूरा एकदम सपाट, जैसे कोई मैंने हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। और ये जिसको हम लोग इतिहास में बचपन में या पुराने रामायण में पुष्पक विमान के नाम पे पढ़े। और देवघर का मंदिर तो रावण का ही बना हुआ टेम्पल्स का कहानी है। तो सब मिलता जुलता है ना, कनेक्शन मिल रहा है। इसलिए मैम को इतना जोश आ गया था कि वो हेलीपैड देखेंगे, कि पुष्पक विमान यहीं पर कहीं उतरा था। और सीरियसली एग्जैक्टली तुम गूगल करोगे तुमको वो दिखेगा। ठीक जैसे वो रामेश्वरम से जो राम जी जो ये बनाया था, श्रीलंका जाने का जो पुल बनाया था, हम लोग इतना दिन से किताब में बोल रहे, कोई नहीं मान रहा है। हाँ, अब जब नासा ने बोल दिया कि हाँ भाई वहां पर तो पुल बना हुआ था और उसका आज भी प्रूव है सैटेलाइट इमेज से, तब बोल रहे हैं हाँ 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 बनाया होगा राम जी ने। उससे पहले तो राम जी काल्पनिक है ना, कांग्रेस पे एकदम मैंने सीना तान के काल्पनिक है, ये राम कोई है नहीं। ममता दीदी तो सर अलग ही लेवल किया। ये क्लास 5 6 के किताब में ये जो रेनबो होता है ना, उसको हम लोग बंगाली या हिंदी में रामधनु बोलते हैं। ममता दीदी ने क्या किया जानते हो, क्लास 6 के किताब 5 के किताब में उस रामधनु को रामधनु लिखा है, राम नहीं बोलेंगे। बच्चा को पढ़ा रहे हैं। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली तुम चेक करो, ताकि लोग राम ना बोल सके। इतना छोटा सोच है, जस्ट इमेजिन। रामधनु नहीं बोल सकते। কোনটা রংধনুটা এটা লেখা হয়েছে, কথাটা কোনোদিন রংধনু না। এগুলো পড়ানো হয়েছে তোদের জেনারেশনে, তাই তো বলছি। আমরা পড়িনি, আমাদেরকে রামধনুই পড়ানো শেখানো হয়েছে। इट्स प्योर पॉलिटिक्स। समझ रहे हो सर, ताकि ये सब बीजेपी बीजेपी या फिर ये जो हिंदुत्व सोच, ये जो पुराना भारत का संस्कृति कल्चर वापस आ जाएगा, तो गंदा पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? छोड़ो। এই ভাবছিস অনেকদিন ধরে লেখা আছে, অনেকদিন ধরে লেখা নেই। এই লাস্ট 10 বছরে হয়েছে। 10 বছর আগে ফাইভেই পড়তিস, হিসাব কর। 5 6ই হবে। 10 বছর কি তার আরো আগে তো তোদের জেনারেশনই তো বলছি আমি। আর মমতা দিদি এসে তো 10 বছরই হয়েছে। वही तो बोल रहा हूँ। कौन बोलेगा? खत्म कर देगा सर। डेंजर जोन में, टाइम बम में बैठे हम लोग। कब उड़ा देगा कोई पता नहीं सर। खत्म हो जाओगे। इतना स्लो पॉइजन कर रहे हैं, देख रहे हो ना। आज ही एक चीज निकला है क्लास 8 के हिस्ट्री किताब में, रायन मार्टिन बोल के एक बहुत फेमस पब्लिशर है वहाँ पर। उसका एक हिस्ट्री किताब है बंगाली में, बंगाल में। उसमें लिखा है कि हिंदू मुस्लिम क्यों अलग हुआ था, बांग्ला बंगाल क्यों भाग टूटा था, मतलब बांग्लादेश कैसे बना था, उसका हिस्ट्री दे रहा है कि ब्रिटिश हिंदू को फेवर करता था। हाँ लिखा है, ब्रिटिश हिंदू को फेवर करता था और ये बात मुस्लिम को पसंद नहीं था। ठीक है, फिर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुआ है और इसलिए ऐसा हुआ है। और आरएसएस और बीजेपी ने देश के अंदर जाति विद्वेष, हिंदू को हिंदू हेट कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इसीलिए बंगाल टूटा है।
और आरएसएस का हेडक्वार्टर उस टाइम पे था उधर। और कुछ फ्रीडम फाइटर का नाम दिया जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, कि यही लोग देश के अंदर भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं। ये बकायदा पढ़ा रहा है क्लास 8 की हिस्ट्री किताब। आप बोलेगा, मैं तो सुन के मैंने माथा खराब हो रहा है कि बचपन से ही तुमको एकदम। We will follow the sales approach. We divide our discussions on receivable management in 5 sections. Section 1, credit evaluation. Section 2, credit granting policy. या ऐसे लिखो, क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस। सेक्शन 3, क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट है। और एक लिखो, फाइनेंसिंग डेटर। और एक लिखो, सेक्शन 5 देखे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल्स। ये 4-5 पॉइंट्स एक्चुअली पूरा रिसीवेबल्स को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट इवेल्युएशन, सेक्शन 1 हेडिंग करो। क्रेडिट इवेल्युएशन, कैसे क्रेडिट इवेल्युएट करोगे, माने किसको लोन देना है और किसको नहीं देना है, किसको क्रेडिट में प्रोडक्ट बेचना है, किसको नहीं बेचना है। एवरी फर्म which sells goods on credit should have a classification system. Every firm which sells goods on credit should have classification system. जो भी क्रेडिट में प्रोडक्ट बेचता है उनको थोड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम मेंटेन करना चाहिए। A system which classify customer into a potential good, और पोटेंशियल बैड। बचपन से आप लोग बैड डेप बहुत पढ़े हो, है ना? पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे। बैड डेप्ट, है ना? बैड डेप्ट प्रोविजंस, है ना? इतना ज्यादा पढ़े हो सर, जो लोग अकाउंटेंसी स्टार्टिंग 11 12 से पढ़ रहे हो। तो ये बैड डेटर क्यों क्रिएट होता है, वो ये चीज सिखा रहे हैं। इसी को पोटेंशियल गुड एंड पोटेंशियल बैड बोलते हैं। मतलब कौन सा डेटर, डेटर कौन होता है, जिसको क्रेडिट में प्रोडक्ट बेचते हैं वो मेरा डेटर है। अब वो पैसा अगर मेरा मार लेगा तो उसे हम लोग बैड डेटर बोलते हैं। और जो पैसा मारने वाला सिचुएशंस को बैड डेब्ट बोलते हैं। ठीक है? वो पैसा नॉर्मली रिकवर होने का चांसेस नहीं होता है, या फिर बहुत ही कम होता है। तो उसके लिए प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट भी बनाने का अकाउंटेंसी में रूल है। समझे? तो ही सिस्टम यहाँ पर एनालिसिस हो रहा है सर। सच सिस्टम
is generally based on the following three C's. Following three C's. Three C's क्या है बताता हूँ. Three C's of credit analysis. Three C's of credit analysis. इसे three C's of credit analysis कहते हैं. कैसे करोगे? Character, capacity, and capital. कैरेक्टर, कैरेक्टर से यहाँ पर हमें क्या लेना देना? हर बंदा का विलिंगनेस है, विलिंगनेस टू पे है कि नहीं. कुछ लोगों को ना हर चीज चाहिए, अगर फ्री में मिल जाए तो अच्छा है, बिना पेमेंट करे मिल जाए तो अच्छा है. ये कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है. इससे आप कैरेक्टर विचार कर लो, समझे? कैपेसिटी कैसे होते हैं? एबिलिटी टू पे. कुछ लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, आप लोग स्कॉलरशिप देते हो? ठीक है. हाँ, एक्चुअली कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कोचिंग सेंटर जो बहुत ही बड़ा लार्ज अमाउंट में काम करते हैं, स्पेशली इन बिहार साइड में देखा जाता है, वो लोग एक एक कोचिंग में हजार हजार बच्चा पढ़ता है. अब हजारों की भीड़ में अगर किसी को स्कॉलरशिप देने ना, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होता है. ठीक है. ठीक है, तो वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है. सबके भीड़ में इस तरह का अगर बोल दिया जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक रेपुटेशन भी बढ़ता है, और कुछ लोग उसके ट्राई के पीछे भागता जरूर है कि अगर मुझे मिल जाए तो फिर अच्छा रहेगा. लेकिन वो जेन्युइन गरीब लोगों को ही मिलना चाहिए, है ना, जिनका सच में प्रॉब्लम हो. तो मेरे को भी काफी लोग पूछते हैं, आप लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप देते हैं? अरे नहीं नहीं, मेरा फीस सबके लिए समान है, मेरा कोई स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है. ठीक है. मैंने नहीं, सभी दे रहे हैं. तो मैंने मेरा नहीं है, आप जबरदस्ती बोलने से मैं कहाँ से दूंगा? ठीक है. मेरा थोड़ी ना हजार दो हजार का भीड़ में पड़ता है. ठीक है. मेरा सिलेक्टिव स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. अब इसमें मैं क्या स्कॉलरशिप दूं? है ना, मेरे सिस्टम के साथ ये मैच नहीं होता, तो सीधा सीधा बात है भाई, इसमें क्या है? तो फिर मेरे को बोलता है, तो फिर जहाँ स्कॉलरशिप होगा वहीं पर जाएंगे. बोले मैं कौन सा मना किया आपको कि जहां आपको स्कॉलरशिप मिले आप वहीं जाओ. अरे फोन में मेरे को खरीद ही लेगा वो किसी तरह से. कैपिटल माने हाउ मच ओन फंड. हाउ मच ओन फंड माने कितना पैसा उसके पास है. ऑलमोस्ट माने लोन फंड नहीं, माने जिनको तुम क्रेडिट दे रहे हो उनका खुद का कुछ पैसा होना चाहिए ना. सर पता कैसे करेगा? वो थोड़ी ना बताएगा उसके पास कितना पैसा है. सर ये बेसिकली अगर आप कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहे हो तो उसका बैलेंस शीट वगैरह तो चेक करते हो. कॉर्पोरेट लेवल में तो चीजें अवेलेबल है. तुम्हारा लास्ट ईयर का बैलेंस शीट देखेंगे, या लास्ट क्वार्टर का बैलेंस शीट चेक करेंगे, पीएल चेक करेंगे, तुम्हारा अर्निंग देखेंगे. अगर कोई बोलेगा सर पीएल बैलेंस शीट में घोटाला है, तो फिर ऑडिटर को उठा के लेके जाएंगे. फिर ऑडिट में ही तो पढ़ते हैं. ऑडिटर इज देयर ट्रू एंड फेयर व्यू बताने के लिए. क्या सर? है ना. अगर मानो हर केस में ऑडिटर अगर अंदर में सेटिंग करके रखा है, तो फिर विश्वास नाम का चीज ही नहीं रहेगा कुछ. हर चीज खत्म, एकदम टाटा बाय बाय, कुछ नहीं बचेगा. तो बड़े लेवल में तो इक्विटी जानना बहुत बड़ी बात नहीं है. या लोन का भी अगर कितना लोन है उसके पास, वो भी पता हो जाएगा. वो बैलेंस शीट पीएल चेक करने से इनकम सिचुएशंस एंड बिजनेस सिचुएशंस पता लग जाता है. हाँ, प्राइवेट के केस में ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना अपना पीएल बैलेंस शीट खोल के किसी को दिखाएगा, सिवाय अपने मेंबर को छोड़ के. दैट्स ट्रू. लेकिन अगर मानो ये ओपन केस है, पब्लिक केसेस है, तो फिर कितना ओन फंड है ये इजीली पता लगा जा सकता है. और इसमें इक्विटी फंड्स आर प्रेजेंट और नॉट, ये देखा जाता है. इक्विटी फंड्स आर प्रेजेंट और नॉट. मैंने कुछ कंपनीज कैसे होते हैं कि आज तक एक भी पैसा खुद के दम पे बना नहीं, सारा पैसा लोन पे ही चल रहा है. तो लोन फंड तो इक्विटी नहीं हुआ ना, समझे? तो जिसका
खुद का एकदम इक्विटी नहीं है, विलिंगनेस टू पे नहीं है, एबिलिटी टू पे नहीं है, उनको क्रेडिट नॉर्मली नहीं देना चाहिए। उनको क्रेडिट नॉर्मली नहीं देना चाहिए। सिंपल। ठीक है, क्रेडिट इवैल्यूएशन ऐसे करते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, साधारण लोग भी समझ सकते हैं। बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ऑफ ए क्लासिफिकेशंस system is judged by looking at the number of type 1 and type 2 errors. Number of type 1 and type 2 errors. ये वाला ओ संबर सॉरी सॉरी, ये तो संबर बड़ा हो गया सर। सॉरी सॉरी, नॉट नॉट संबर सर, ये संबर संबर राइस है नहीं यार, ये नंबर है। नंबर, लुकिंग एट द नंबर ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2। ऑक्सफोर्ड वाले आ जाएगा, बोले भाई क्या नया भाषा निकाला है, हम दे हमको दे दो। ठीक है, ऐसे बहुत सारा भाषा आजकल ले रहा है भारत से। जैसे जंगल ले लिया, जंगल तो हमारा भाषा है, इंग्लिश में बोलते हैं ना। हाँ, किताब बुक भी तो निकाल दिया, जंगल बुक, हॉलीवुड में। टाइप 1 टाइप 2 एरर्स समझाता हूँ क्या है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो सीख रहे हो किसी बिजनेसमैन को सिखा देना, और अगर फैमिली में बिजनेस है तो फैमिली में अप्लाई कर सकते हो। एक पजल सॉल्व करते हैं एक्चुअल। इतना खराब हो गया मेरा हैंडराइटिंग, इतना बार बार क्वेश्चन आ रहा है। बहुत अट्रैक्टिव नहीं है बट बहुत अच्छा है। आज मैम एक पुराना कहाँ से डायरी निकला, वहां से अपना हैंड, देख मेरा हैंडराइटिंग कितना सुंदर था। अभी भी अच्छा ही है बाबा, इतना इतना भी मतलब हाइप क्रिएट मत करो, अभी भी तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा है। अरे पहले क्या था, थोड़ा टाइम से शायद लिखा था तो और अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और मैम का एकदम गोटा गोटा है ना, ए भी लिखता है बोर्ड में ना, अलग ही रिप्रेजेंटेशन अलग ही होता है। मैं भी कभी कभी बैठे, इतना तारीफ मत करो, मेरे को जलन हो रहा है। एक्चुअल, पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, जी बी, यानी जी फॉर गुड, बी फॉर बैड, और इधर भी एक जी बी। इसमें मानो इसमें राइट दो और बी में टाइप 1 लिखो। अच्छा, इसके केस में टाइप 2 लिखो और इसमें राइट दो। अब समझाता हूँ क्या हुआ ये। टाइप 1 एरर, a bad customer is classified as good. A bad customer is classified as good. The firm loses the entire sales amount. माने जैसे ये वाला केस देखो,
एक्चुअल में गुड था बट तुमने उसको टाइप वन एरर कर दिया। टाइप वन एरर क्या होता है? अब बैड कस्टमर इज क्लासिफाइड एज गुड, कस्टमर एक्चुअली खराब था बट तुमने उसको गुड बना दिया। तो क्या होगा? खराब लोग अच्छा बना दोगे तो विजय माल्या जैसा हालत होगा। विजय माल्या का क्या हुआ था? क्या किया था विजय माल्या ने? कितना? करीब 15 से 20 हजार करोड़ के आसपास, इससे भी ज्यादा हो सकता है, सरकार डेटा छुपा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था। है ना, किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक है ना, उले लाला लाले वो का मालिक है। अरे वो दारू बिकता है ना किंगफिशर्स, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मालिक है ना, और भी कितना बिजनेस है। तो उनका जो एयरलाइंस बिजनेस है उसके लिए लोन लिया था, और फिर टाटा बाय बाय करके अभी लंदन में जाके बैठा हुआ है, मस्त घूम रहा है। 20-30 हजार करोड़ भारत सरकार का मार के चला गया, और हम लोग पब्लिक यहाँ पर बैठे हैं। कांग्रेस जमाने में हुआ था। सर आप बड़ा हाईलाइट करते हैं कांग्रेस जमाने का बात कर। सर बीजेपी के जमाने में ना जो भी हुआ है सारा खेल कांग्रेस के जमाने में अभी तक जितना करप्शन का हुआ है। हो सकता है कि बीजेपी जाने के बाद अगर कांग्रेस बीजेपी के जमाने का कुछ बात करे तो उस टाइम पे बात करेंगे कि बीजेपी के जमाने में हुआ था। अभी जो मिल रहा है वही बोल रहा हूँ सर, और कुछ नहीं। जैसे रिसेंटली भी 2-4 लोग भागा है, बट बीजेपी उसको कुछ कर ही नहीं पाया। एक नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ठीक है, रिसेंट घटना है, मैंने, घटना घटा था पहले ही, लेकिन मैंने डिस्कवर हुआ रिसेंटली। तो क्या किया बीजेपी? तो कुछ किया ही नहीं लग रहा है, कुछ खबर तो आया ही नहीं, सब एडजस्ट करके खा लिया होगा जो भी हो। लेकिन वो किंगफिशर एयरलाइंस वाला केस बहुत बड़ा केस था। तो बैड कस्टमर इज क्लासिफाइड एज गुड, द फर्म लॉसेस द एंटायर सेल्स अमाउंट। ऐसा ही घटना घटा गया यस बैंक। यस बैंक पूरा एकदम चकनाचूर हो गया था। राणा कपूर उसका सीईओ थे, मैंने बैंक का हेड था। यस बैंक 2017-18 साल के बाद इतना भयंकर लॉस में चला गया था, आज भी यस बैंक का हालत अच्छा नहीं है। 10 टका 20 टका का शेयर चल रहा है। हाँ, जहां पर एक एक शेयर कम से कम 300-400, कौन सा बैंक का शेयर 10-20 टका चलता है, वो भी इंडिया में। इतना भयंकर हालत हो गया था कि यस बैंक का ये सिचुएशन हो गया। अभी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सपोर्ट दे दे के चला रहे हैं उसको। ऐसे ऐसा कई लोगों को लोन दिया था जिसका सारा बिजनेस डूब गया। बिग बाजार को लोन दिया था, अनिल अंबानी को लोन दिया था। मैंने बैड कस्टमर को गुड कस्टमर बना दिया था। समझ में आ रहा है? बड़ा बड़ा एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ ताकि कनेक्ट कर सको। ये टाइप वन एरर होता है सर। टाइप टू एरर, अ गुड कस्टमर इज क्लासिफाइड एज बैड, फर्म लॉसेस द प्रॉफिट। फर्म का क्या लॉस हो जाएगा? द प्रॉफिट दैट कुड हैव बीन अर्नड, है ना। फर्म लॉसेस द प्रॉफिट दैट कुड हैव बीन अर्नड। माने अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजय माल्या को लोन ना देके किसी अरे गहरे नथु कैरे को भी दे देता ना, वो भी पैसा जाके लौटा देता बैंक को। 30-30 हजार करोड़ तो लोगों का पैसा देख के दे दिया। हमारे समाज में एक सिस्टम है, उसको बंगाली में एक बहुत अच्छा बात करते हैं, बोलते हैं कि तेला मत है तेल देवा। तो जिसको तेला मत है तेल देवा मतलब, हाँ मतलब जिसके सर पे मतलब तेल है माथे पे, और भी तेल दे रहे हैं उसको, ठीक है, उसे तेल दो ना, इसके पास नहीं है। तो बेसिकली ये जो समाज का एक बैड प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस यहाँ पर बैंक वाले या बड़े बड़े कंपनीज भी गलती कर बैठते हैं। उनको तेल लगाने जाते हैं जिसके पास ऑलरेडी तेल भरा पड़ा है। क्यों दे रहे हो भाई? तो ये जो बैड जजमेंट है ना, ये बड़ा से बड़ा बिजनेस को खतरनाक हालत में गिरा देता है। और ये जो समाज का बेसिक स्ट्रक्चर से ये उठा है। तो ये जो यहाँ पर पजल था, आपको क्लियर है सर? टाइप टू एरर क्या हो गया? जी फॉर बेसिकली टाइप टू बेसिकली क्या है, एक्चुअल में वो गुड है बट आप उसको बैड कर दिए। गुड कस्टमर इज क्लासिफाइड एज बैड, ठीक है। तो टाइप टू एरर हो गया आपका। तो टाइप टू एरर होने से आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? प्रॉफिट नहीं होगा। और टाइप वन एरर होने से क्या हो जाएगा? जो आप सेल करोगे वो लॉस में चला जाएगा।
ये दोनों गलती तो नहीं करना है। चाहे कितना भी बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना लो, नॉर्मली बहुत सारे बिजनेस ना, लोग क्या करते हैं मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं सर हमारे समझ में, बिजनेस कुछ बना नहीं, बिजनेस कुछ बना नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड बहुत है। मैंने एंटरप्रेन्योर होना चाहता है, स्टार्टअप खुला किया है, एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, ग्राउंड वर्क कुछ नहीं है, लेकिन सजावट देख लो, ठीक है, या फिर चकाचौंध देख लो, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है, कस्टमर या नहीं, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, एक अकाउंटिंग ये चाहिए, सारा चीज एकदम, सब कुछ एकदम टपाटप भरा है, लेकिन ग्राउंड लेवल में कोई काम नहीं। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोगों के केस में ये गलत कस्टमर, यही लोग ज्यादा केस में बैड को गुड और गुड को बैड करते हैं। बिजनेस ना सबसे पहले ग्राउंड लेवल में होता है, चाहे जो भी बिजनेस हो आपका। ऑफिस कितना चकचक कर रहा है डजेंट मैटर, जिस काम के लिए हो वो काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो पहले देखो, ऑफिस बन जाएगा। जहां बोलोगे वहां बनेगा, जहां चाहोगे वहां बनेगा, लेकिन पहले ग्राउंड लेवल में काम चाहिए। जो भी कंपनी आज बड़ा हुआ है ना, और टोटली सर्वाइवल लेवल में है ना, वो ना पहले ऑफिस दिखा के नहीं आया था। आजकल तो कोई बिजनेस खुलता नहीं है पहले मेरा इस जगह में ऑफिस है, ऑफिस दिखा के फिर वो काम करता है, ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल रिसेंट लेवल में जीरोदा है। जीरोदा अपना जो ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट किया, वो उस जमाने में डिस्काउंट ब्रोकिंग कॉन्सेप्ट लाया, जब कोई नहीं सोचता था कि ब्रोकिंग बिजनेस में आ सकता है, जहां पर बड़े बड़े बैंकिंग ब्रोकर लाइक एचडीएफसी, एक्सिस, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, बड़े बड़े नाम है, इनका बड़ा बड़ा ब्रोकिंग हाउस है, ह्यूज लेवल ऑफ कैपिटल है वहां पर। ब्रोकिंग आज के डेट में लोग ट्रेडिंग करते हैं, 20-20 टका का ट्रेडिंग करता है, सारा दिन में लाख 10 लाख का ट्रेड करता है, ब्रोकरेज देता है 20 रुपीज पर बाइक पे, पर सेल पे। तो ये बात ना, बड़े बड़े ब्रोकर तो लोगों को लूटता था, तो जीरोधा बोला कि हम लोगों को वॉल्यूम में कमाएंगे, शुरू में तो नहीं होगा। तो ब्रोकिंग बिजनेस करना था तो कहाँ जाना चाहिए था, बॉम्बे में जाना चाहिए था, क्योंकि बॉम्बे इज द हब ऑफ फाइनेंशियल थिंग। उसने डिसाइड किया नहीं, मैं बैंगलोर में करूंगा। और बैंगलोर बेसिकली इज नॉट वेरी टिपिकल मनी माइंडेड जगह। बैंगलोर इज वेरी सिंपल लिविंग एंड हाई नॉलेजेबल पर्सन का जगह है। वहां पर ना एथिक्स वगैरह बहुत होता है, पैसा का बात कम करो, ठीक है, जेंटल रहो। बैंगलोर का लोग बहुत जेंटल होते हैं, पढ़ा लिखा होता है। अब थोड़ा सा बंगालीज के साथ उनको कनेक्ट कर सकते हो, बट आज का बंगाली तो एकदम गया गुजरा हो गया है, ठीक है। बट जो बंगाल का जो कॉन्सेप्ट ऑलवेज माना जाता था, भद्र लोग बंगाली, ठीक है, काइंड ऑफ तुम थोड़ा मैच कर सकते हो। बंगालीज भी ना बात बात में पैसा का बात करने से पसंद नहीं करते। जो टिपिकल, जो ट्रेडिशनल बंगाली कॉन्सेप्ट है, बात बात में पैसा का बात मत करो। नॉर्मली दिल्ली वाले का क्या है ना, हर चीज को पैसे से तोलने का एक आदत है। तो ठीक है, बेटी का शादी दिया कितना खर्चा हुआ जानते हो, ठीक है। तो ये दिल्ली वाले और कोलकाता वगैरह में शादी में कितना खर्चा हुआ, दैट्स नॉट द थिंग, ये शादी कितना सुंदर करके हुआ इंपॉर्टेंट। ये है कॉन्सेप्ट, दोनों में फर्क है। तो बैंगलोर के लोग भी कुछ उसी टाइप का है, लेकिन जीरोधा ने बिजनेस कहाँ बनाया वैसा बैंगलोर में, जहां पर लोग पैसे से बात ही नहीं करता। कितना आउट ऑफ बॉक्स सोचा, और वो भी कहाँ, बैंगलोर की कोई प्राइम लोकेशंस पे ऑफिस नहीं बनाया था, अंदर में जो लोकेशन उतना पॉपुलर नहीं है, बिजनेस हब नहीं है, ऐसे जगह में। और आज सभी कोई जीरोधा को फॉलो किया है, और पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। और ये पूरा बिजनेस करने के लिए एक पैसा लोन नहीं लिया। इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है, जो बिना किसी लोन का बिजनेस बनाते हैं, बूटस्ट्रैप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बूटस्ट्रैपिंग। तो सीरियसली जीरोधा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि बिना पैसे से भी, मैंने किसी के कैपिटल के हेल्प के बिना भी बिजनेस बनाया जा सकता है। और सही जगह में भी बिजनेस बनाया, मैंने सो कॉल्ड ऑफिस होना चाहिए, सो कॉल्ड जगह होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, जगह बनाया जा सकता है। तो काफी सारी चीजें, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे नष्ट हुआ है और आगे भी होता जाएगा। लेकिन आप लोगों को टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्लियर है सर? चलो, ये था सर क्रेडिट इवैल्यूएशन। सेक्शन 2, क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन। ये राणा कपूर को ना मेरे पास क्लास करके जाना चाहिए था, यस बैंक का। जोक से बट सीरियसली,
यस बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव। बाबा तो खराब लिखची। अच्छा यहाँ पर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो समझ लो सर। डी के बाद क्या आ सकता है? समझ में तो आ रहा है डीसी। अच्छा लास्ट में ओ एन एस है ये समझ में आ रहा है। पहले डीईसी है तो बीच में और क्या ही हो सकता है। अरे सर जल्दी में लिख रहा हूँ सर। एक्चुअली मेरा दिमाग कहाँ चलता है आप लोग जानते हो ना। समझाने पे और इसमें मैं हैंड राइटिंग में तो फोकस ही नहीं करता। करूंगा तो इतना भी खराब नहीं लिखता। खैर खैर यार। इंटरेस्टिंगली आप लोग एक चीज ख्याल की हो कभी कभी मैं खुद का हैंड राइटिंग खुद ही नहीं पढ़ पाता हूँ। मैम को दिखाता हूँ ये मैं क्या लिखा है एक बार पढ़ के तो। कैलकुलेट here we calculate the expected profit of granting credit to a customer. Granting credit to a customer. Expected value of anything is given by summation. Summation ऐसे होता है ना summation. Summation px. For example, x limited एक क्वेश्चन लिखो. X limited is approached by a potential customer. Sales amount 60,000. Cost amount 50,000. Probability of default. Probability of default. Default माने पैसा नहीं देगा. पैसा नहीं देगा इसका चांसेस कितना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 10%. शुड क्रेडिट बी ग्रांटेड. शुड क्रेडिट बी ग्रांटेड. अगर कोई बंदा 10% चांसेस है कि मेरा पैसा मार सकता है. कितना चांसेस है? 10%. 90% चांसेस है कि दे देगा. लेकिन 10% चांसेस है कि मेरा पैसा मार लेगा. तो ऐसे हालत में उसे लोन देना चाहिए कि नहीं चाहिए. ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है. ठीक है. इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे हो सकता है सर. आउटकम प्रॉफिट. प्रॉफिट को यहाँ पर एक्स लिख दो. प्रोबेबिलिटी इसको पी से दे दो. और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पी एक्स 3 to x. ठीक है. आउटकम क्या है? ही पेज. ही सी जो मर्जी लिखो बट हम लोग ही से ही करेंगे बात. यहाँ पर ही का मतलब सी है सी का मतलब भी ही है. ही पेज. प्रॉफिट कितना? 10,000. ठीक है. 60,000 का सेल है. 50,000 का कॉस्ट है तो 10,000 हुआ ना सर. तो ही पेज प्रॉफिट अगर वो देता है तो कितना प्रॉफिट करूंगा मैं? 10,000. प्रोबेबिलिटी कितना है मेरा प्रॉफिट का? 90%. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माने प्रॉफिट. प्रोबेबिलिटी का प्रॉफिट. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना होगा?
समझ में आया? ही डिफॉल्ट 50,000, अगर वो नहीं देगा तो मेरा प्रॉफिट कितना जाएगा? 60,000 का मेरा सेल था और कॉस्ट मेरा कितना था? 50 का। तो अगर वो डिफॉल्ट करता है तो मेरा 50,000 चला जाएगा, है ना? तो इसका चांसेस कितना है? 10%, मैंने 0.1, तो 50,000 इंटू 0.1 कितना होता है? 5,000 ना। इसको नेगेटिव में दिखाएंगे, इसको नेगेटिव में दिखाएंगे, मैंने इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मैंने बेसिकली नेगेटिव प्रॉफिट। मेरा नेगेटिव प्रॉफिट होगा, मैंने लॉस होगा 5,000 का, अगर वो मेरे को नहीं देता है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोबेबिलिटी। ऐसे तो मेरे को नहीं मिलेगा तो 50,000 ही नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है? 10% है ना। तो अगर, तो इसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी के एंगल से सोचूं तो मेरा 5,000 का हिसाब आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए 9,000 आ सकता है और 5,000 जा सकता है। तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? समेशन ऑफ पीएक्स के एंगल से 4,000, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पॉजिटिव है तो क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया? मीन्स expected profit is positive, credit should be granted. क्या बोलो एक बार? हाँ, कॉस्ट पे इसलिए काउंट किया क्योंकि एक्चुअली मेरा जाएगा तो 50 ही जाएगा ना। मैंने अगर वैल्यू वाइज देखा जाए, मैं समझ गया तुम्हारे दिमाग में वो वाला चल रहा है कि सर सेल्स अप्रोच यूज करना चाहिए तो उसमें 60,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात को डिफॉल्ट एंगल से देख रहे हैं कि अगर जाएगा तो मेरा एक्चुअली 50,000 मेरा जो वैल्यूएशन है वो मेरा जाने का चांसेस है, क्योंकि मैंने उसको, मेरा कॉस्ट अमाउंट है 50,000 का, इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे एक्चुअल में लॉस कितना हो सकता है। तो इसलिए ये वैल्यूएशन थोड़ा इजी हो रहा है मेरे लिए। मैंने, अगर मेरे को आएगा तो 10,000 आएगा, मेरा जाएगा तो 50,000 जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा प्रॉफिट 10,000 का हो सकता है, तो उसमें बोल रहे हैं 9,000। 50,000 जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है ना, 5,000 का लॉस है। तो ओवरऑल 9,000 का आना और 5,000 का जाना दोनों मिला के मेरा 4,000 का प्रॉफिट अभी भी है। तो यहाँ पर क्योंकि 4,000 पॉजिटिव साइड में है तो हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट ग्रांटिंग कर सकते हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो रिस्की हो जाता, इस केस में क्रेडिट ग्रांटिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस केस में देना चाहिए क्योंकि इस केस में मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पॉजिटिव आया। ये क्या है? एक क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस का एक तरीका है। ये सब्जेक्ट टू प्रोबेबिलिटी पे कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। सर प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? उसके लिए तो मैथ्स में ऐसे प्रोबेबिलिटी तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हो ना सर, थोड़ा बहुत। और एक क्वेश्चन करो। A customer approach firm फॉर क्रेडिट परचेस। कस्टमर आ रहा है आपके दुकान में क्रेडिट में सामान खरीदने के लिए, फॉर क्रेडिट परचेस, विद पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ रिपीट ऑर्डर। रिपीट माने दोबारा भी ऑर्डर कर सकता है, प्रोवाइडेड ही पेज इन द फर्स्ट ऑर्डर, प्रोवाइडेड ही पेज इन द फर्स्ट ऑर्डर। रिपीट ऑर्डर हो जरूर सकता है, लेकिन पेमेंट करेगा कि नहीं वो तो इंपॉर्टेंट है ना। क्रेडिट में बेचो तो लोग रोज दुकान में ला जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर, सेल कितने का मानो? सेल्स मानो 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट है
60%, फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 15%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मैंने पैसा नहीं देगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 18%। रिपीट ऑर्डर सेल्स 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, 3 टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 12%। चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर समझाते हैं, ध्यान से देखो। वो जो रिपीट ऑर्डर में डिफॉल्ट करेगा कि नहीं, उसका रिपीट ऑर्डर देगा, उसका भी तो पेमेंट चाहिए। पहला बार देगा, उसी पे काम बन जाएगा क्या? शुड क्रेडिट बी ग्रांटेड, क्या लोन या क्रेडिट देना चाहिए, क्वेश्चन है। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो। स्टेप 1, आउटपुट प्रॉफिट, प्रॉफिट को एक्स दे दो, प्रोबेबिलिटी को पी दे दो, और पी इंटू एक्स दे दो, है ना, ये तो जानते ही हो। सेम टू सेम। ही पेज, बोलो सर, पे करेगा, इसका कितना चांसेस है? हम्म, पे करने से प्रॉफिट कितना है आपका? प्रॉफिट का परसेंटेज अमाउंट कितना है? सेल्स का 1 लाख का सेल्स है, 60% का वेरिएबल कॉस्ट है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना। ये फाइनेंस का बेसिक फाइनेंशियल रूल है सर, लेवरेज चैप्टर में सीखते हैं हम लोग। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू होता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से जब हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें एक्चुअली मिलता है प्रॉफिट। ये है बेसिक फाइनेंसिंग एक सिस्टम, ये दिमाग में रखें। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हटाया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद हमें जो मिलता है, इस काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन मींस इस काइंड ऑफ डेली बिजनेस में कितना आ रहा है, और कंट्रीब्यूशन से जब फिक्स कॉस्ट को हटा देते हैं तो हमें मिलता है एक्चुअल में प्रॉफिट। तो सेल्स को तो 1 लाख, 1 लाख वेरिएबल कॉस्ट को तो 60%, 60% মানে কন্ট্রিবিউশন করতে হবে 60,000, আর ফিক্স কস্ট কত 15%, তাহলে 60,000 এর 15% কত হয়? हाँ 15% ऑफ सेल्स মানে 1,15,000। एक सेकंड रुको, ये 1 लाख है ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60, मैंने 60,000, तो 1 लाख से 60,000 चला गया तो कंट्रीब्यूशन है मेरा 40,000, 40 से 15,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 25,000। हाँ सर सही है, आप लोग सही बोल रहे हो, सही बोले सर। सारा चीज सेल्स से ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सेल्स का वैल्यू दिया है और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जो परसेंटेज दिया है वो सेल्स के ऊपर ही है, तो आपका प्रॉफिट है 25,000। तो अगर आपको पैसा आता है तो कितना प्रॉफिट करोगे आप? इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? हाँ, प्रोबेबिलिटी पेमेंट मिलेगा, इसका चांसेस कितना है? क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने? 18% डिफॉल्ट है, तो इसका मतलब मिलेगा कितना है? 82। वेरी गुड सर, तो 0.82। तो प्रोबेबिलिटी के साथ आप प्रॉफिट को इंटू करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है? 20,500, है ना। अच्छा नेक्स्ट, की डिफॉल्ट,
अगर वो डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्ट करने से कितना डिफॉल्ट हो जाएगा आपका एक्चुअली? कैसे किया बोल? 1 लाख तो मेरा सेल्स है, 1 लाख तो सेल्स है, तो इसमें से क्या बात किया? ये 60,000 और 15,000, ये जो दो कॉस्ट है। वेरी गुड सर। सेल्स मेरा 1 लाख का है, लेकिन मेरा खर्चा कितने का है? खर्चा मेरा 75,000 का है ना? कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला था कि 6% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 1 लाख का 60% कितना? 60,000। और 1 लाख का 15% कितना? 15,000। तो बेसिकली इस पूरा खेल में मेरा कॉस्टिंग है 75,000 का। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो 25,000 का मेरा क्या है? प्रॉफिट है, तभी मेरा सेल्स 1 लाख का है। इतना तो समझ में आ ही रहा है। वेरी गुड सर। तो ये जो 75,000 है, अगर डिफॉल्ट होता है तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर बेस करके गिरेगा? 75,000 नेगेटिव साइड में दिखाऊंगा, है ना? 75,000 को मैं नेगेटिव शो करूंगा, तो ये प्रोबेबिलिटी कितना है डिफॉल्ट का? 0.18। टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? 13,500। तो 20,500 और 13,500 कितना हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है ना सर? इसको हम लोग बोलेंगे समेशन ऑफ, ऐसे लिखते रहे समेशन, समेशन पी एक्स। 7,000 पॉजिटिव साइड में है, तो लोन ग्रांटिंग कर सकते हैं, है ना? ये तो पहला वाला केस तो अभी अभी करके आया, एकदम सेम टू सेम हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सर, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। स्टेप 2। स्टेप 2 कैसे बनेगा? स्टेप 2 जो है वो सर, वो रिपीट ऑर्डर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? रिपीट ऑर्डर से। रिपीट ऑर्डर में बेसिकली बोला है प्रोबेबिलिटी, रिपीट ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बोला है 12%। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लेकिन रिपीट ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी क्या है? चलो, तो प्रोबेबिलिटी का, रिपीट ऑर्डर का डिफॉल्ट का परसेंटेज है 12%। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि रिपीट, a customer approaches a firm for credit purchase with a possibility is repeat order provided he pays in the first order. इसका मतलब ऐसा बोला जा सकता है सर कि फर्स्ट ऑर्डर पाने का जो प्रोबेबिलिटी है वही रिपीट ऑर्डर पाने का भी प्रोबेबिलिटी है, कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर देता है तो उसको रिपीट ऑर्डर भी मिलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर ना पाने का प्रोबेबिलिटी कितना था, मैंने डिफॉल्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना था? 18%, है ना? तो उसमें मेरा क्या था? 0.82 क्या था मेरा? मिलेगा, है ना? तो हम लोग सेम पैरामीटर में इसको भी डाल सकते हैं ना, कि रिपीट ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी है 0.82, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के साथ ही तो ये चीज जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बाकी आउटकम एक बार कैलकुलेट करो। आउटकम, प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी, इसे जोड़ो, और पी इंटू एक्स। अच्छा, ही पेज, अगर वो पे करता है रिपीट ऑर्डर में, कितना पे करेगा सर? मैंने एक्चुअली प्रॉफिट का क्या हिसाब है? ठीक से बोल थोड़ा। 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कितना होता है? तो 1,05,000 is my profit। कैसे? क्योंकि फिक्स कॉस्ट बदलता नहीं है, अब बदलेंगे तो 75,000 ही दिखेगा। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रह जाएगा, ठीक है? फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रह जाएगा। तो 15,000 का जो फिक्स कॉस्ट है वो तो नहीं बदलेगा, तो फिर कितना बचता है? 60,000 उधर, ठीक है? सर 3 टाइम्स ऑफ सेल्स बोला ना, तो 3 लाख
3 लाख में से हम 1,80,000 घटा देंगे 60% एज ए वेरिएबल कॉस्ट। 3 लाख का 60%, हाँ 1,80,000। वेरी गुड सर, इसमें से मेरा बचेगा 1,20,000। वेरी गुड, उस 1,20,000 से 50,000 फिक्स कॉस्ट घटा देंगे। वेरी गुड। एक्चुअल तो 1,05,000 बचेगा। सही एकदम। मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। देखो यहाँ पर बोला था कि सेल्स मेरा कितना बनेगा रिपीट ऑर्डर में, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का मेरा था 1 लाख का, तो 1 लाख का 3 टाइम्स कितना होता है, 3 लाख होता है। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट कितना बोल दिया था क्वेश्चन में, 60%। तो 3 लाख का 60% कितना हो जाता है, 1,80,000। तो 3 लाख में से 1,80,000 चला गया, तो बचा कितना, 1,20,000। ये आपका क्या बना, कंट्रीब्यूशन, रिपीट ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से ये जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट तो एक ही बार लगता है। तुम दुकान खोलोगे, जो जो भी दुकान का तुम्हारा खोलने का खर्चा है वो तो एक ही बार लगा रहे बाबा। रिपीट ऑर्डर के टाइम पे क्या फिक्स कॉस्ट फिर से आ जाएगा, है ना। तो वो जो 15,000 का है वो तो तुम 1,20,000 से माइनस करोगे। तो इसलिए तुम जो 75 सोच रहे थे वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1,20,000 से 15 माइनस करके 1,05,000 होगा। तो 1,05,000 एक्चुअली आपका रिपीट ऑर्डर का प्रॉफिट का सिचुएशन है। वेरी गुड सर। कहाँ लिखेंगे, हाँ इसीलिए तो दिया है सर, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, 1,05,000। अच्छा, यहाँ पर ही पेज अगर होता है तो प्रॉफिट 1,05,000 का है। अच्छा, किसका प्रोबेबिलिटी बोला है, अगर डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी बोल दिया रिपीट का 0.12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या होगा 0.88। पेमेंट का, पेमेंट का प्रोबेबिलिटी 0.88। तो 0.88 के साथ इंटू करके बताए मुझे। वेरी गुड सर। अच्छा, ही डिफॉल्ट्स, अगर रिपीट ऑर्डर डिफॉल्ट करता है कितना डिफॉल्ट करोगे सर, कैसे। वेरिएबल कॉस्ट में 1,80,000, वेरिएबल कॉस्ट है 1,80,000 और फिक्स कॉस्ट है 15,000, क्योंकि 3 लाख के ऊपर हिसाब हो रहा है इस बार। तो 3 लाख का तो 60% वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स तो फिक्स्ड ही है। तो 1,80,000 और 15 मैंने 1,95,000। वेरी गुड सर। तो अगर वो डिफॉल्ट करता है तो 1,95,000 इधर बैठता है। समझ में आ रहा है ना ये वाला चीज, কি বুঝতে পারিস নি বল। এটা 1,95,000 কি করে হলো, ওই মার খাবি রে। এইখানে এক্ষুনি যে বোঝালাম আমি, এই যে 3 লাখটা বোঝালাম রে, অরিজিনাল সেলস কত ছিল 1 লাখে, রিপিট অর্ডারের সেলস কত 3 টাইমস অফ ফার্স্ট অর্ডার। তো ফার্স্ট অর্ডার 1 লাখের ছিল, তাহলে তার 3 গুণ কত হয় 3 লাখ। 3 লাখের ভেরিয়েবল কস্ট 60% বলেছে, কত হয় 3 লাখে 60%, 1,80,000। আর ফিক্স কস্ট কত বলেছে 15%। তাহলে 1,80,000 হয়ে গেল ভেরিয়েবল কস্ট, আর ফিক্স কস্ট কত হয়ে গেল 15%, মানে 15,000। তাহলে 1,80,000 আর 15,000 কত হয়ে গেল 1,95,000। তাহলে এই যে রিপিট অর্ডারে আমার কস্টিং কত, রিপিট অর্ডারে কস্টিং, কস্টিং অলওয়েজ দুটো জিনিস নেওয়া হয়, ভেরিয়েবল কস্ট নিয়ে হয় আর ফিক্স কস্ট নিয়ে। তাহলে ভেরিয়েবল আর ফিক্স মিশিয়ে আমার কস্টিং দাঁড়াচ্ছে। তাহলে কস্টিং কত দাঁড়ালো 1,95,000 দাঁড়ালো। তো আমি যদি না পাই টাকাটা, মানে ও যদি ডিফল্ट করে, তাহলে আমার कॉस्टिंग जावे। अगर मेरे को पैसा नहीं मिलता है तो जो मेरा कॉस्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। तो 1,95,000 इसलिए आए। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.12। इसका वैल्यू करो, प्रोबेबिलिटी के साथ वैल्यू करो, नेगेटिव में दिखाएंगे। इधर मेरा फायदा हो रहा है सर 69,000 का, तो समेशन ऑफ टीएक्स 69,000। ठीक है, अब इस चीज को कंप्लीट करते हैं। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। पॉजिटिव तो आया है सर, एक्सप्लेनेशन। सेल्स, जो लोग अभी तक बात समझा नहीं पूरा पूरी, उसको मैं सिंपल कर रहा हूँ। सेल्स कितने का था 3 लाख, कॉस्टिंग कितने का है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 60% ऑफ 3 लाख कितना हो जाता है, प्लस करना है 15% ऑफ 1 लाख। 15% ऑफ 1 लाख ही करेंगे सर, ठीक है। 3 लाख के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिक्स तो शुरू में ही लग गया है। तो इस पे मेरा बन गया था सर 1,95,000।
जो अभी अभी मैंने आपको एक बार बताया। तो ये हो गया स्टेप 2, मैंने स्टेप 2 का वो 1,95,000 का हिसाब बता दिया एक बार। स्टेप 3 के अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है? आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है स्टेप 1 में जो आपका आया था। स्टेप 1 में कितना आया था सर? स्टेप 1 में कितना आया था? 7,000 प्लस यहां पर एक ट्विस्ट है, आपका रिपीट ऑर्डर का चांसेस भी 82% का है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आएगा तभी तो सिर्फ रिपीट ऑर्डर आएगा। तो उसमें भी एक प्रोबेबिलिटी आता है, इसमें ये पूरा 100% रिपीट ऑर्डर तो नहीं है, वो तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो रिपीट ऑर्डर आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी अगर 82 है तो रिपीट ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी भी सेम लाइन पे हम लोग बिठा सकते हैं। तो 0.82 ऑफ स्टेप 2। तो स्टेप 2 कितना है? 69,000 का है। 69,000 का 82 करना है, 82% करो कितना होता है? 56,580 और स्टेप 1 का 7,000। सॉरी 56,580 बोला ना सर? टोटल 63,580। 63,580। बात समझ में आया? हर चीज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पे टिका है कि मेरा पैसा आएगा, उसका क्या प्रतिशत चांसेस है, उस चांस के ऊपर बेस करके पूरा चीज डिपेंड करता है। अगर तुम इसको 69 कर देते ना, ये सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही तो 100% गारंटी नहीं है। तो फिर जब फर्स्ट ऑर्डर में ही 100% चांसेस नहीं है, वो खुद अगर 82% चांसेस है, तो रिपीट ऑर्डर का चांसेस को भी तुमको 82% बेसिस में ही निकालना चाहिए। तो इसका मतलब जैसे कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर ले रहा है तो उसको उसका डिफॉल्ट 80% है, तो मिलने का चांसेस 82%। ऑब्वियसली तो वही चीज हम लोग उसको रिपीटेड ऑर्डर में भी उसी चीज को पैरामीटर में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला गया था कि फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो रिपीट ऑर्डर आएगा। ये कंडीशन शुरू में ही बोल दिया गया था कि अगर रिपीट ऑर्डर आता है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर आता है तो रिपीट ऑर्डर बिल्कुल आएगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के केस में ही तो हम लोग डिफॉल्ट और इसका डिफरेंस देख चुके थे। तो रिपीट ऑर्डर के केस में एटलीस्ट शुरुआत में वो 82% केस में तो आ ही जाता है। बाकी रिपीट ऑर्डर का डिफॉल्ट का केस अलग से बोल दिया है कि रिपीट ऑर्डर में डिफॉल्ट करेगा 0.1, फिर उसके ऊपर बेस करके हम लोग रिपीट ऑर्डर का कैलकुलेशन कर चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये अगर 69 को हो जाता ना तो फिर ये गड़बड़ हो जाता। तो प्रॉपरली बनेगा 63,580, बट स्टिल पॉजिटिव। स्टिल पॉजिटिव तो हम लोग क्या करेंगे? लोन देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। अगर ये नेगेटिव में होता तो लोन नहीं देते। कुछ सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जहां पर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव 1% भी नेगेटिव हो तो नहीं देंगे। क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड। मतलब मेरा कुछ ऐसा जा नहीं रहा है सर, क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड। एक पॉलिसी लिखा सकते हैं, देरी हो जाएगा सर। एक और इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, ठीक है चलो इसका एक एक्स्ट्रा क्लास में बताना पड़ेगा मुझे। अच्छा आप लोगों ने मैं कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना करके। इसमें एक चीज थोड़ा सा रह गया जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा था ना, क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स, वो थोड़ा वाइटल है। वो उसमें एक चीज बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक क्लास देने से ही हो जाएगा, वो भी पूरा नहीं लगेगा। और इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कुछ देता हूँ, आप लोग थोड़ा ट्राई करके लाना सर, ठीक है? 20 अगस्त को उसका क्लास तेरे को चाहिए? अच्छा ठीक है, 20 अगस्त का मिसिंग है, बाकी सब है। क्या हुआ है? 20 अगस्त कैश मैनेजमेंट का नोट्स। ठीक है, ठीक है मैं देखता हूँ, मेरे को एक बार मैसेज करके दे देना, तो डेट लिख देना। ठीक है सर, आज इतना ही। इसके बाद हम लोग ये जो छोटा मोटा टॉपिक बाकी है, टॉपिक मैंने बेसिकली कुछ चीजें लिखाना है, वो लिखा के मैं आप लोगों को या तो रेशियो पढ़ाऊंगा या फिर डिविडेंड एक्सचेंज। ठीक है, बाय सर। बाय थैंक सर। यू सर, बाय सर। ओके, Hi, sir. बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर।
স্যার आज के इसका मैक्सिमम सवाई मिले सर ये जैम्बोर्ड एक बार हाँ। शेयर कर दीजिएगा ना बात होता है क्या शेयर करेंगे सर? जैम्बोर्ड जैमबोर्ड जैमबोर्ड तो डाउनलोड ही करने नहीं दे रहा है। ठीक है, देखता हूँ सर, करता हूँ।